Hi friends, so I hope आप सब अच्छे होंगे and this video is going to be a quick review about forensic audit paper which was an open book exam. So the first question was a case study. इसमें बोला गया था कि loan against jewelry is considered safe and secure. So basically this case study was कि banks लोन देते हैं मतलब लोगों को अगेंस्ट गोल्ड ठीक है, गोल्ड या ज्वेलरी. सो गाइस इसमें था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक पॉलिसी बनाया एक बैंक के लिए ताकि वो लोग उसके अकॉर्डिंग गोल्ड जमा लेके मॉर्गेज लेके लोन एडवांस कर सकें. ठीक है, तो क्या हुआ कि एक जो था बैंक मैनेजर एक जगह का, एक बैंक का, एक ब्रांच का, तो क्या हुआ वो उसके आते ही जो था ना, जो लोन एडवांस का पोर्टफोलियो था उसमें एकदम रैपिड ग्रोथ हो गया. अराउंड 50 लाख पहले था, बट उसके आने के अराउंड 9 मंथ्स के अंदर ही वो जो एडवांसेस का बैलेंस था वो 125 लाख हो गया, मतलब डबल से भी ज़्यादा. ठीक है, सो दिस वॉज द केस एंड इसमें क्या था, 90% ऑफ द लोन वॉज अगेंस्ट ज्वेलरी. ठीक है, सो इसमें आगे क्या पता चलता है ना कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, तब पता चलता है कि जब नया मैनेजर आता है बैंक का एंड वो जब इंस्पेक्शन करता है तब पता चलता है कि NPA बहुत ज़्यादा था. ठीक है, और ज्वेलरी लोन में ही था और नेम ऑफ बोरोवर नहीं पता था, नॉन वेरिफिकेशन या एग्जिस्टेंस ऑफ KYC डॉक्यूमेंट्स नहीं थे बहुत सारे पार्टीज़ के, और इम्प्योरिटी था गोल्ड में. जो गोल्ड कोलैटरल की तरह ले रहे थे वो लोग बैंक, वो लोग उसका इम्प्योरिटी और प्योरिटी भी चेक नहीं कर रहे थे. और पुअर एनालिसिस रिपोर्ट था ऑफ गोल्ड बाय इम्पैनल्ड गोल्डस्मिथ. ठीक है, फिर जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो पता चला कि वो जो ब्रांच मैनेजर था ना और वो जो गोल्डस्मिथ था वो दोनों एकदम दे हैड प्रॉक्सिमिटी विद ईच. प्रॉक्सिमिटी मतलब रिलेशन. ठीक है, उसको मतलब दे वर रिलेटेड पार्टीज़. ठीक है, सो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा है आपने को, 10 मार्क्स ईच था क्वेश्चन. एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर व्हाट स्ट्रेटजी विल यू अडॉप्ट टू कैरी आउट द ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन. एंड आई कुड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन क्योंकि टाइम लास्ट में कम रह गया था. ठीक है, तो इसमें आपको पूरा स्ट्रेटजी बताना था विच यू वुड यूज़ टू डिटेक्ट फ्रॉड. ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ forensic audit you came to know that there was nexus मतलब relation between impaneled goldsmith and the bank and the branch manager. Further, the burglary in that small area was also on rise. ठीक है, हाउ विल यू सी दिस फैक्ट्स while carrying out the forensic audit and inspection. तो ये क्या रिलेशन होता है उसमें और कैसे आप उसको रिलेट कर पाते, तो वो उसमें लिखना था इसमें. और फिर क्वेश्चन नंबर C was straightforward. Discuss the provisions of Indian Penal Code 1860 and evaluate if the branch manager and goldsmith be treated as guilty under the act. तो इसमें हम लोग को प्रोविजंस देना था अंडर इंडियन पेनल कोड रिलेटिंग टू दिस केस स्टडी कि कैसे वो लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं एंड क्या क्या पेनल्टी उन पर लग सकते हैं. सो इसमें हम लोग को क्या करना था, इसमें हम लोग को ये इंडियन पेनल कोड के ये जो टिक किए हुए हैं वो सब सेक्शन का रेफरेंस देके हम लोग रिलेट करना था. जैसे सेक्शन 403 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 417 दैट इज़ चीटिंग, सेक्शन 463 फॉर्जरी एंड सेक्शन 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तो ये 4 सेक्शन का रेफरेंस देना था, ये मैं कर पाया. और फिर व्हाट कैन बी द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द ब्रांच मैनेजर इन द इंस्टेंट केस. तो इसमें ये लिखना था कि मतलब वो लोग हो सकता है ज्वेलरी सेल कर देते हों और या ज्वेलरी का स्टॉक हम लोग को वेरीफाई करना होगा ताकि पता चले कि स्टॉक वो लोग बेच दिया या फिर स्टॉक में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो लोग दोनों रिलेटेड थे, ब्रांच मैनेजर एंड द गोल्डस्मिथ. सो उसमें ये लिखना था. सो दिस वॉज 40 मार्क्स में अराउंड 2 या 3 आंसर्स आई कुड नॉट राइट वेरी वेल. ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड वॉज दिस केस स्टडी जिसमें क्या होता है कि सरला टेक्सटाइल जो था ना उसका क्रेडिट लिमिट था पहले अराउंड 1 लाख का, बट जैसे जैसे उसका मतलब उसका सेल्स टर्नओवर इंक्रीज़ करता गया तो बैंक उसका कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ा दिया 20 लाख. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ ना कि वो सेल कंटिन्यूसली राइज हो रहा था एंड इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोप्राइटर वाज वेरी गुड, तो बैंक उस पर आँख बंद कर भरोसा कर रहा था. ठीक है, बट बाद में पता चलता है कि प्रोप्राइटर जो था ना डाइवर्टेड हिज बिजनेस फ्रॉम क्लोज टू कंस्ट्रक्शन एंड द शॉप वॉज एक्टिवली एंड द शॉप एक्टिविटी वॉज क्लोज, मतलब शॉप ही क्लोज हो गया था पूरा. ठीक है, बट वो क्या करता था ना, जो प्रोप्राइटर था वो फेक स्टॉक मतलब रिपोर्ट बना के बैंक को सबमिट करता रहा टाइम टू टाइम. एंड बट जैसे ही नया मैनेजर आया ना और उसका पॉलिसी ड्यू था फॉर कैश क्रेडिट का लिमिट का जो उसका मतलब वापस उसका जो उसको रिवैल्यूएशन करने का टाइम आया, तब जो न्यू मैनेजर आया वो बोला कि हम ऐसे ही उसका क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ाएंगे या उसको रिन्यू करेंगे, पहले हम लोग उसे एक मतलब वेरिफिकेशन करेंगे वहाँ जाके. तो जैसे ही वो लोग वहाँ पे गया ब्रांच मैनेजर तो देखते हैं कि वहाँ पे तो शॉप ही नहीं है और शॉप बंद पड़ा है, और फिर आसपास से पूछने से पता चलता है कि शॉप तो वहाँ पे बहुत साल पहले बंद हो गया. ठीक है, सो बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट एक्सप्लेन व्हाट वेंट रॉन्ग इन दिस केस, whether the action of the new branch manager in renewing the limits only after making field visits was justified. तो इसमें रॉन्ग क्या क्या हुआ, देखो रॉन्ग ये हुआ कि बैंक उसका मतलब लिमिट अराउंड 20 टाइम्स बढ़ा दिया. ठीक है, विदाउट एनी रिलायंस के बिना ही, मतलब रिलायंस ऑन द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या मतलब जो भी है बिना किसी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के जो कि ऑडिटेड हो उसके बिना बेसिस पे ही बैंक उसका लिमिट 20 टाइम्स बढ़ा दिया. ठीक है, जस्ट बिकॉज उसका गुडविल बहुत अच्छा था और सेल्स वो बढ़ा हुआ दिखा रहा था. ठीक है, इन द अकाउंट्स. फिर क्या हुआ, फिर उसका अकाउंट स्टेटमेंट जो था या ऑडिट का जो था स्टॉक स्टेटमेंट का कोई फिजिकल वेरिफिकेशन या सरप्राइज विजिट नहीं हुआ. ठीक है, और टर्नओवर हमेशा ही इंक्रीज़ होता गया जब रिपोर्ट सबमिट कर रहा था. ठीक है, दिस रेड फ्लैग्स जो कि इंडिकेट करते कि कुछ गड़बड़ है. ठीक है, सो दिस वेर द सम रॉन्ग पॉइंट्स इन दिस केस एंड येस द न्यू ब्रांच मैनेजर वॉज जस्टिफाइड क्योंकि वो फिजिकली वेरीफाई करना चाहता था कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, इतना सेल्स है या नहीं, तो वो शॉप पे जाके फिर वो रिन्यू करता है द कैश क्रेडिट लिमिट्स, सो ही वॉज जस्टिफाइड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ
next subpart of question number 2 was regional office of ABC Bank was receiving several complaints against a branch in Delhi and has reasons to believe that the balance sheet of such branch was manipulated by window dressing, including inflated branch expenses, and that the manager's integrity is doubtful. Also, several cases of mis-selling of insurance policies were reported from the branch customers. ठीक है, अब अपने को क्या करना था, एक्सप्लेन व्हाट प्रोसीजर्स वुड यू कंसिडर वाइल कंडक्टिंग अ फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ सच ब्रांच. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखना था कि विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स हो रहा था, तो अकाउंट्स को हम लोग देखना था, वेरीफाई करना था कि एक्चुअल में कितना डिपॉजिट्स हो रहा है, कितना लेंडिंग हो रहा है. ठीक है, एंड कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहे हैं ना. सो ये सब हम लोग को देखना था, और हम लोग को वेरीफाई करना था इंश्योरेंस पॉलिसीज़, AOA MOA पढ़ना था ब्रांच का कि मतलब वो लोग क्या क्या पावर्स है, क्या क्या नहीं है, एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, या IRDAI के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो और कस्टमर से थर्ड पार्टी से हम लोग मतलब इंटरव्यू करते हैं, इंटरोगेशन करते हैं, एंड फिर हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एंड देन वी कुड रीच टू अ कंक्लूजन. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3A में क्या था, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द असेसमेंट ऑफ मिसेस टानी enterprises or proprietorship firm, the income tax officer observed that the SSE has shown some credit entries aggregating to 40 lakhs in the accounts. Explanations were called from the SSE. He informed that the amount has been borrowed from his customers, but their addresses are not available. The parties who has given such advances to firm occasionally visit the shop and demand for interest amount only and principal वैसे का वैसे ही रखते हैं. The proprietor has shown such entries in the books of account to the interest payment only by way of cash payment below 10,000. On being interrogated by the assessing officer to submit the proof of deposit address of the depositor, तो वो नहीं दे पाया. ठीक है, the assessing officer thereafter treating all credits as income of the previous year and issued demand notice mentioning in the amount of the income tax delayed interest penalty for hiding income. So is the evaluate and explain whether the action of the assessing officer is justified or not. तो हम लोग इसमें बताना था कि ये justified था या नहीं assessing officers in imposing penalty and जो भी tax का tax order जो दिया तो justified था या नहीं था. So this case was similar to the आंध्र प्रदेश tax case, उसके जैसे ही था, कुछ रिलेटेबल था ये केस. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इनकम टैक्स का प्रोविजंस देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे. सो इस क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले कैश क्रेडिट का सेक्शन नंबर 68 कोड करना था, फिर हम लोग को कोड करना है सेक्शन नंबर 69C, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, दैट इज 10,000 का, क्योंकि उसके पास कोई डेटा ही नहीं था ऑफ द पर्सन जो कि क्लेम कर रहे हैं एक्सपेंसेस, सो ऑफ द इंटरेस्ट. ठीक है, सो वो क्या कर रहा था ना, बेसिकली 10th इंटरेस्ट का एक्सपेंस दिखा के वो उसका डिडक्शन भी ले ले रहा था अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और क्या कर रहा था, दिखा दे रहा था कि वो पैसा किसी और ने उसको दिया है, बल्कि वो उसी का हो सकता है अनएक्सप्लेन्ड मनी हो. ठीक है, सो उसमें हम लोग कैश क्रेडिट के बारे में बताना था ऑफ द सेक्शन 68 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर. ठीक है, सो इसमें और क्या है, और इसमें हम लोग को पेनल्टी और इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हैं कि 60% इज़ द अमाउंट टैक्सेबल ऑन सच अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट अमाउंट एंड 10% ऑफ द पेनल्टी होगा ऑफ द टैक्स पेड. ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3 का ये. अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या था, एक कंपनी का IPO लाती है और उसमें 9 ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड रहते हैं जिसमें वो पैसा IPO को लगाती. ठीक है, और वो एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड थे अराउंड 55.53 करोड़. ठीक है, बट क्या हुआ, IPO से वो पैसा रेस करने के बाद वो क्या कि वो किसी और काम में लगाने लग गई. जैसे देखो, सेटिंग अप ऑफ इट्स ओन कॉर्पोरेट ऑफिस में टू बी यूटिलाइज था 3.960 एज पर प्रोस्पेक्टस, एंड एज पर कंपनी वो बोलती है कि इतना यूटिलाइज कर ली, बट जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सेबी के ऑफिशियल्स ने देखा कि इतना पैसा अमाउंट यूटिलाइज है. तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस निकाला कि कितना यूटिलाइज्ड होना चाहिए एज पर प्रोस्पेक्टस एंड कितना कंपनी ने एक्चुअली यूटिलाइज किया. तो इसका डिफरेंस अमाउंट अबाउट 3.55 करोड़ एंड यहाँ पे 3.55 करोड़. ठीक है, अब रीलोकेशन ऑफ ब्रांच ऑफिस एट मुंबई. ठीक है, तो रीलोकेशन हुआ तो फिर इतना होना चाहिए खर्चा, बट कंपनी ने इतना ही किया, 1.912 कंपनी के हिसाब से इतना हुआ, बट सेबी के ऑफिशियल ने देखा तो इतना ही खर्चा हुआ. तो यहाँ पे इतना डिफरेंस था 4.412. एक्चुअल में ये सेबी का जो इन्वेस्टिगेटर था वही उसी का फिगर लेंगे कि वही बताएगा सही में कि कितना एक्चुअली हुआ. सो 4.412 ही हुआ था. 4.412 का डिफरेंस आ रहा था जितना कि प्रोस्पेक्टस में दिखाया था और जितना एक्चुअल में हुआ. सो एक्चुअल में 1.524 करोड़ ही एक्सपेंस हुआ, बट कंपनी क्लेम कर रही थी कि 4.024 करोड़ का खर्चा वो कर चुकी है, एंड प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग वो 5.936 होना चाहिए. सो इसमें बेसिकली ये सारा वेरिएशन निकाला गया. फिर क्या किया हम लोग, ऐसे ही सारा जो 9 ऑब्जेक्ट्स था कंपनी का वो हम लोग उसका सारा डेविएशन और वो सब निकाल लिया. ठीक है, बट इसमें क्या हुआ, लास्ट में टोटल देखेंगे तो एज पर प्रोस्पेक्टस इतना खर्चा होना चाहिए था, कंपनी के हिसाब से इतना हुआ है, एंड सेबी के इन्वेस्टिगेटर ने नोट किया कि बस इतना ही 11 करोड़ ही खर्चा हुआ है. तो डेविएशन टोटल कितना था, 44.289. ठीक है, एक्चुअल में जितना हुआ या नहीं हुआ. अब देखो, ये सब था, कुछ इरेगुलरिटीज़ था कि रॉन्ग डिस्क्लोजर इन द वेंडर डिटेल्स, नॉन डिस्क्लोजर परचेज ऑफ ऑफिस एट कोलकाता, डाइवर्जन ऑफ फंड्स, डाइवर्जन ऑफ IPO प्रोसीड, ये सारा दिया हुआ था. उसका पूरा एनालिसिस किया. फिर क्या, लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछता है, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स एसेस वेदर द mentioning of wrong information या hiding of material information in the prospectus is an offence under the Companies Act and what are the legal consequences of such act. तो मतलब इसमें डायरेक्ट यही पूछा इसमें, तो फिर इतना बड़ा केस स्टडी देने का मतलब ही क्या था, केस स्टडी से कुछ रिलेटेड आंसर लिखना ही नहीं था उसमें. तो जो भी कैलकुलेशन किया उसका टाइम वेस्ट हुआ मेरा फालतू का 15 मिनट. ठीक है, कोई बात नहीं. तो इसमें डायरेक्टली ये पूछा था कि ये इसका क्या कौन सा रेलिवेंट सेक्शन है अंडर द कंपनीज एक्ट एंड उसको क्या पेनल्टी है. सो इसमें यही लिखना था. तो इसमें हम लोग को ये सेक्शंस का हम लोग को रेफरेंस देना था, दैट इज रेफरेंस ऑफ सेक्शन 36 इंड्यूसिंग पर्सन्स टू इन्वेस्ट मनी, IPO से पैसा कलेक्ट किया. ठीक है, द कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस ऑफ अ कंपनी इन अ फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल पर्पस, सेक्शन 206 सबसेक्शन 4, सेक्शन 339 सबसेक्शन 3 दैट इज कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ कंपनी विद इंटेंट टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन, सेक्शन 448 मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड रिटर्न रिपोर्ट
सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस पे ही हुआ था मिस स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑर्डर, तो उसमें क्या हुआ, पर्सन मेकिंग सच ए स्टेटमेंट इज पनिशेबल अंडर द एक्ट। और अगर हम लोग देखें कि पेनल्टी क्या लग सकती है, पनिशमेंट क्या हो सकती है, तो अंडर सेक्शन 447 में ये 20 सब सेक्शंस दिए हुए हैं, उसके अंडर क्या क्या पेनल्टी हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें बेल नहीं मिलेगी। और फिर क्या है कि पेनल्टी 6 मंथ से लेकर 10 ईयर्स हो सकता है, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट का केस हो तो 3 ईयर्स की मिनिमम पेनल्टी, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट होगा। एंड द फाइन भी लग सकता है, इसमें पेनल्टी भी हो सकती है ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड और द 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। तो ये आंसर हम लोग बेसिकली इसमें लिखना था, बाकी कुछ रिलेशन नहीं था उसका अमाउंट से या जो भी इरेगुलरिटीज हो रही थी। सो दिस वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स, अगर इसमें टाइम वेस्ट कर दिया फालतू मैंने। अब नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 का ए सब पार्ट। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन देना चाहिए जिसमें दिमाग लगे, ठीक है। सो देखो, यू रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेंशनिंग द फॉलोइंग, ठीक है, क्या क्या, डियर टैक्स पेयर, वाओ डियर, you have filed your income tax return for the assessment year 1920 and a refund of 14,600 is payable to you. Wow, income tax department आपको सामने से मेल कर रहा है। However, the account mentioned by you is incorrect and requires validation. Please visit the following link in order to validate your account. Wow, ये तो मेरे को बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं कि you have won 20 crore rupees from so company. Wow. Note, failure to validate your account number will lead to rejection of refund. तो साइट मुझे ये विजिट करनी है and then I'll have to validate या change my or provide my details and then they will refund me 14,600 rupees. Wow. Regards income tax department, और यहाँ पे बहुत सुंदर बात भी लिखी है, pay tax honestly and contribute in nation's development. What will you do in such a situation and what it is called under cyber terminology, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नोट करने का क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा कुछ मिल नहीं भेजती है, ठीक है, कि अपना डेटा वैलिडेट करो, ठीक है, इन सो साइट, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो इनकम टैक्स का साइट दिया हुआ है वो एकदम गड़बड़ लग रहा है, JN-incometaxfiling.gov.com, जो ये तो एकदम जनरल नॉलेज है कि देखो .com जो होता है ना वो कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है, और इनकम टैक्स या गवर्नमेंट का कोई भी साइट होता है ना उसमें .gov.in रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला शक यही होता है कि ये फेक मेल है और इसमें ये है, ठीक है। तो ये सही बात है कि ये एक फेक ही मेल है, ठीक है। बस अच्छा लाइन ये लिख दिया कि पे टैक्स ऑनेस्टली एंड कंट्रीब्यूट इन नेशनल डेवलपमेंट, बल्कि ये पूरा एकदम फ्रॉडी केस है, क्योंकि gov.in होना चाहिए। आप इनकम टैक्स का साइट विजिट कर लो, वहाँ पे .in होता है, ना कि .com, ठीक है। तो इससे पता चले कि ये एक फेक वेबसाइट है एंड ये ट्राई कर रहा है अपने को चीट करने के लिए, ताकि आप ना वहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दो, बैंक अकाउंट दो, सब दो, है ना। बैंक अकाउंट नंबर डिटेल्स मांगे, वहाँ पे रिफंड कब बोला है तो आपको वहाँ पे आपका नाम या फिर आपका एड्रेस तो मांगेगा नहीं, है ना। बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा वो, तो क्या होगा, इसमें आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लेगा और उससे आपका पैसा ट्रांजेक्शन करता जाएगा और फिर आपका पैसा विड्रॉ होता जाएगा आपके बैंक अकाउंट से, ठीक है। तो ये इंटेंशन है ऑफ द फ्रॉडस्टर्स। सो यहाँ पे नोट भी अच्छा खासा दे दिया, फेलियर टू वैलिडेट योर अकाउंट नंबर विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ रिफंड। तो इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग इस सिचुएशन में। तो इसमें ये लिखा कि सीए को पहले कांटेक्ट करेंगे कि ऐसा ऐसा मेल आया है मेरे को, ठीक है। और फिर क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि मेरा रिटर्न मैं देखूंगा कि मैं उसमें रिफंड सही में मेरा बनता भी है या नहीं बनता है, ठीक है। फिर आई विल वेरीफाई विथ माई असेसिंग ऑफिसर इन केस अगर मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एश्योरेंस चाहिए तो, ठीक है। और फिर जब AO मुझे बता देगा कि ऐसा कोई मेल नहीं आया है, ये फ्रॉडलेंट मेल है, देन आई विल गो टू द साइबर सेल ऑफ माई नियरेस्ट लोकेशन एंड देन आई विल रिपोर्ट अ फाइल अगेंस्ट दिस मेल and try to locate the IP address of the company with the help of the cyber cell police. So this was what need to be done in this situation and what it is called in cyber terminology. इसको बोलते क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि आप समझ पाओ कि आप समझे हो यानी केस को या टाइप्स ऑफ फ्रॉड इन साइबर क्राइम, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या देखना होगा। सो गाइज इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि आप समझो अच्छे से कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। फर्स्ट वन इज हैकिंग, देन डेटा थेफ्ट, देन ईमेल स्पूफिंग। क्या होता है ये ईमेल स्पूफिंग इज ईमेल एक्टिविटी इन विच द सेंडर एड्रेसेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ईमेल हेडर आर ऑल्टर्ड टू अपीयर एज दो द ईमेल एड्रेस ईमेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि ये ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, जो फ्रॉडस्टर आपको मेल कर रहा है वो प्रिटेंड कर रहा है कि आपका जो मेल आया है वो आया है फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। बट ये ईमेल एड्रेस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं आया है, क्योंकि ईमेल एड्रेस का जो उसमें साइट बोला गया है आपको अपडेट करने के लिए आपका डिटेल्स, वो फेक साइट लग रहा है क्योंकि .com लिखा हुआ है प्लस .in नहीं है, ठीक है। सो आपको पता है अगर ये चीज़, तो फिर आप इस ईमेल को फ्रॉड आपको पता चल जाएगा पहले ही, है ना। सो ईमेल स्पूफिंग इज सेंडिंग एन ईमेल टू अनदर पर्सन इन सच अ वे दैट इट अपीयर्स दैट ईमेल वाज सेंड बाय समवन एल्स, ठीक है। अ स्पूफ ईमेल इज वन दैट अपीयर्स टू बी ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स बट एक्चुअली हैज बीन सेंड फ्रॉम अनदर सोर्स, ठीक है। इसमें ऐसे ही हो रहा है। स्पूफिंग इज द एक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली डिस्गाइजिंग वन कंप्यूटर एज अनदर फॉर गेनिंग as the password system. It is becoming so common that you can no longer take for granted that email you are receiving is true from the person identified as the sender, ठीक है। So this was the case और ये पूछे यहाँ पे what it is called in cyber terminology. So क्या बोलते हैं email spoofing।
और या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट भी बोल सकते हैं कि कोई और बन के आपको कुछ मेल कर रहा है या कुछ ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाटा एक्सट्रैक्शन। तो डाटा एक्सट्रैक्शन वाला हम लोग किए थे चैप्टर नंबर 6 में अच्छे से। डाटा एक्सट्रैक्शन क्या होता है, तो उसमें मैंने बताया था कि फेसबुक के आपको कोई भी साइट से कुछ भी मतलब एक पोस्ट पर सारा डिटेल चाहिए, कौन कौन उस पोस्ट पर क्या क्या कमेंट किए, तो वो आप डाटा एक्सट्रैक्शन टूल से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले पूछा कि डाटा एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है और फिर क्या होता है एडवांटेजेस क्या होता है डाटा एक्सट्रैक्शन टूल्स को यूज़ करने का। सो इसको आंसर करने के लिए वी हैव टू कम टू द पेज नंबर 127 ऑफ चैप्टर नंबर 6 साइबर फॉरेंसिक्स, एंड इसमें देखना हम लोग डेटा एक्सट्रैक्शन इज द एक्ट ऑफ और प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग डेटा आउट ऑफ डेटा सोर्स फॉर फर्दर डेटा प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरेज या डेटा माइग्रेशन के लिए, ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ टूल्स हैं, वो लिखना नहीं था आपको, अब लिखने के एडवांटेजेस ऑफ डेटा एक्सट्रैक्टिंग टूल्स क्या क्या होते हैं। सो द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डेटा एक्सट्रैक्शन टूल्स यहाँ पर दिया हुआ, इम्प्रूव्स एक्यूरेसी, सेव्स टाइम, एंड देन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्स विजिबिलिटी, सेव्स कॉस्ट, ठीक है। सो ये हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ICSI एंटी ब्राइबरी कोड इज अ वॉलंटरी कोड, व्हाट आर द वेरियस क्लॉजेस ऑफ दिस कोड। सो ICSI एंटी ब्राइबरी कोड इज गिवन इन चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 86 एंड 87। सो इसमें हम लोग को ये सब लिखना था इसके बारे में, बट यहाँ पे क्लॉजेस तो दिए हुए नहीं है। उन्होंने पूछा क्लॉजेस, पता नहीं अब क्या मार्क्स देंगे क्या नहीं देंगे, क्योंकि क्लॉजेस बुक में दिया हुआ नहीं था, एंड नीदर डिड आई ओपन द एंटी ब्राइबरी कोड एंड सी कि क्या क्या लिखा हुआ है उसमें। सो ये गड़बड़ हो गई, देख लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बोला भी था वीडियो में, बट ठीक है अब जो दिया हुआ था वही सब लिख के आ गया। इसमें 6 मार्क्स का था ये, तो इसमें मेन तो ये था स्कोप किस पे एप्लीकेबल है, ऑब्जेक्टिव एंड नीड ऑफ ICSI एंटी ब्राइबरी कोड। सो इट वॉज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, under what circumstances investigation into the affairs of a company is assigned to SFIO, Serious Fund Investigation Office of the by the government, ठीक है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई इनसे कि सीरियस फंड लिख दिया है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है वो। सो इसको ये एज्यूम करना होगा कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक था, ठीक है। तो यहाँ सबको पता है कि SFIO का क्या था, मैंने बोला भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस तो मुझे भी नहीं पता था यार। सर्कमस्टेंसेस तो गवर्नमेंट जब कोई फ्रॉड हो रहा है या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो रहा हो बाय अ कंपनी, या फिर मान लो कोई कंपनी ऐसे काम करी ना फ्रॉडुलेंट मैनर विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ये सब भी होगा, मन से लिखना पड़ेगा। सर्कमस्टेंसेस तो बुक में दिया हुआ ही नहीं था, ठीक है। बट स्टिल अगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग सर्च करें SFIO का, तो ये SFIO के बारे में पेज नंबर 52 ऑफ द मॉड्यूल दिया हुआ है। तो पेज नंबर 52 में आते हैं हम लोग, पेज नंबर 52 पे आते हैं, तो यहाँ पे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बारे में दिया हुआ है, बट यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं दिया हुआ है कि किन सर्कमस्टेंसेस में हम लोग गवर्नमेंट रेफर कर सकते हैं टू SFIO, ठीक है। तो इसमें आपको खुद से थोड़ा दिमाग लगा के लिखना पड़ता। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या है, हु शैल कंप्राइज इन द SFIO कमिटी एंड टू होम शैल SFIO रिपोर्ट टू बी सबमिटेड, ठीक है। तो SFIO कमेटी में कौन कौन होगा, तो उसमें बहुत ही नामी इंसान होते हैं इन द, देखो एक्सपर्ट होते हैं इन द फील्ड्स ऑफ अकाउंटेंसी, फॉरेंसिक ऑडिट, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, कंपनी लॉ, कंपनी मार्केट, ये सब के जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो सब रहते हैं इस कमेटी में, ठीक है। अब रिपोर्ट किसको किसको सजेस्ट कर वो सेंड करती है, देखो इट शेयर्स द इन्फॉर्मेशन विच इट इज हैविंग विद पुलिस डिपार्टमेंट, टैक्सेशन अथॉरिटी, एंड इट ऑल्सो सबमिट्स रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर था। अब देखो फ्रॉड हैज़ ऑलवेज अ मोटिव बिहाइंड इट, दैट इज 6 का ये, इफ एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट द फ्रॉड एग्जिस्ट द फ्रॉडस्टर आइडेंटिफाइज द क्राइम इन सच अ वे दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू हिज इंटरनल मॉरल, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग किए थे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 में हम लोग क्या देखे थे, रिवीजन वीडियो आपने देखा होगा, तो हम लोग डील किए थे अराउंड इस फ्रॉड ट्रायंगल के बारे में। तो फ्रॉड ट्रायंगल में क्या था, अपॉर्चुनिटी भी था और मोटिवेशन ऑफ फ्रॉड। तो मोटिवेशन क्या क्या हो सकता है, एक तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी की, बहुत पुअर आदमी है, उसको बहुत ज़्यादा अर्जेंटली जरूरत पड़ा हो सकता है अपनी माँ का इलाज कराने के लिए, या वो डिसऑनेस्ट ही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकता है, लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल नहीं है कंपनी में, बाई लॉज नहीं है रिगार्डिंग थिंग्स एंड प्रोसेसेस, और सुपरविजन नहीं है, कोई देखता ही नहीं है कुछ। तो ये सब आपको लिखना था, एंड इसमें आपको यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल दे सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ में आपको लिख देना था कि मीन सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्रॉड, इंसेंटिव में वही सब आपको एग्जाम्पल देके लिख देना था। सो दिस वॉज द आंसर टू 6 का पार्ट ए। अब वापस 6 का पार्ट बी वॉज अ केस स्टडी, आप देख लो यहाँ से पॉज करके, ठीक है। एक बैंक क्या करता था, ठीक है पढ़ ही लेते हैं इसको भी। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ डन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, क्या करता था वो, एक टर्म डिपॉजिट रिसीट लेता था फ्रॉम अ बैंक फॉर ₹1 करोड़ बाई डेबिटिंग इट्स करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट से 1 करोड़ रुपये दे के वो क्या करता था, अपने 1 करोड़ का टर्म डिपॉजिट लिया, ठीक है। फिर वो क्या बोलता था ना बैंक को कि उसका टर्म डिपॉजिट का सर्टिफिकेट खो गया, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जबकि उसके पास रहता था सर्टिफिकेट, बट वो डुप्लीकेट लेके क्या करता था, वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट किसी और बैंक को दे देता था और उधर से लोन ले लेता था, जमा करके उसको मॉर्गेज करके, और जैसे 1 करोड़ का है तो 90 लाख का वो लोन ले लेता था। तो ऐसे करते करते वो 5 ट्रांजेक्शन किया ऐसे कि मान लो ए बैंक में वो ओरिजिनल TDR अमाउंट 100 करोड़ का था, तो उसके अगेंस्ट वो क्या ले लिया, 90 करोड़ का लोन ले लिया, डुप्लीकेट TDR दिखा के उसके बेसिस पे लोन लेते था। जैसे 5 जगह से ये ऐसे फ्रॉडलेंट काम करके ये ऐसे किया। तो अपने को बताना था इसमें नैरेट द डेफिशिएंसीज यू ऑब्जर्व ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर के पार्ट में क्या क्या कमियाँ थी वो बताना था हमको इसमें। सो बेसिकली दिस वाज द पेपर ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। तो उसमें हम लोग को वही बताते हैं उस आंसर में, उस क्वेश्चन में कि ऑडिटर ने ड्यू डिलिजेंस नहीं एक्सरसाइज किया, उसको ना सिर्फ उसको क्या करना चाहिए था, उसको सेम ट्रांजेक्शन हो रही है 5 टाइप की अगर, तो उसको इन डेप्थ में चेक करना चाहिए था, ना कि सिर्फ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स देख लेने से उसका काम हो जाता। और इन्फ्लेशन इन सेल्स अमाउंट भी था, तो उसको ट्रेंड एनालिसिस, डाटा एनालिस्ट टूल्स यूज़ करना चाहिए था, लाइक कंपैरेटिव एनालिसिस या फिर डेविएशन
या फिर डेविएशन एनालिसिस कि 5 साल में कितना सेल्स था और इस साल सेल ज़्यादा क्यों है, उसको रेड फ्लैग्स ढूंढने चाहिए थे प्रॉपर्ली, एंड देन उसको पूरा वेरीफाई करना चाहिए था सारा चीज़, ठीक है। एंड इट कुड ऑल्सो ऑब्टेन मतलब वेरिफिकेशन या फिर कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक्स कि क्या अमाउंट का उनके पास है TDR एंड क्या ये कंपनी शो कर रही है। सो थर्ड पार्टी बैलेंसेस लेना बहुत जरूरी था ये सब केस में। सो इन दिस वे 6 मार्क्स का है तो अराउंड 6-7 पॉइंट्स लेने से आई होप दैट वुड सफाइस। सो बेसिकली सारा ही अच्छा था, बस फर्स्ट क्वेश्चन आई स्पॉइल्ड इट आउट। सो बेसिकली पेपर सो ही गया। सो इट वॉज गुड पेपर, इसमें दिमाग लगाने लायक था पूरा, कि ये नहीं कि कोई रट के पढ़ा के चला गया या इंडेक्स बना के चला गया तो इट वुड बी हार्ड टाइम आउट। So this was the forensic audit का paper, and by this we end the group 3 exams. So bye bye, tata, hasta la vista. I hope your exams went well and I could add value to your exams by 1% also. Then also keep in touch. Okay guys, bye bye.